नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसे व्यक्तित्व से मैं आपके साथ मिलने वाला हूँ जो विविध आयामों में अपनी प्रतिभा का लोहा मना चुके हैं और ऐसे कलाकार पहले ही मेरे सामने आए हैं जो कि एक तरफ घोड़ों को साधने की दृष्टि से घुड़सवार के रूप में अपना नाम उन्होंने कमाए और दूसरी तरफ सुरों की साधना में भी समर्पित रहे। तो हमारे साथ सुरों के साधक गौतम काले जी जुड़ रहे हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। गौरव जी, बहुत संक्षेप में आपके साथ आपकी उपस्थिति में मैं याद करूं कि आप इंदौर से आते हैं और जी। आपने सीखना अपने पिताजी से प्रारंभ किया था पहले तो, और वो पंडित किशोर काले जी। जी। उसके बाद में जो आपने अपनी ये संगीत वाली यात्रा है, उसके चलते उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार भी आपको संगीत नाटक अकेडमी द्वारा मिला और भी जी। बहुत सारे पुरस्कार हैं। पर जी। जब मैं याद कर रहा हूँ तो आपको विदुषी कल्पना जोकार जी जो हैं, जो जी। कि संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी की शिष्या रही हैं, तो आप मेवाती घराने में, मैं ठीक कह रहा हूँ जी। या? कल्पना जोकरकर जी जो हैं, वो मेरी गुरु हैं। उनसे मैंने इंदौर में सीखा और फिर उनके बाद मैं परम पूजनीय पंडित जसराज जी के पास अरे वाह, सीख बहुत ही बढ़िया। शुरू किया। तो संगीत आपके लिए क्या है, ऐसा एक अगर खुला खुला सा प्रश्न किया जाए तो? संगीत हमारी दिनचर्या है, मैं उसे ऐसे देखता हूँ। जी। हमारे जीवन में जितने उतार-चढ़ाव हैं, हर तरह के हैं। कभी मतलब अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करूँ, कभी हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, बहुत केओस है। मंदिर जाते हैं, वहाँ भी भीड़ होती है, पर वो एक शांति है। हम ऑफ़िस जाते हैं, ट्रैफ़िक है, ट्रैफ़िक सिग्नल्स, लाइट, हॉर्न, ये पूरा एक भारत का जो परिदृश्य हम रखते हैं। पर फिर उसके बाद हम अपने घर भी लौटते हैं और फिर वहाँ आके जब शाम को एक कप चाय के साथ बैठते हैं, अपने परिवार के साथ बैठते हैं, तो वो एक पीस भी हमें उसके साथ-साथ मिलता है। तो संगीत इसी तरह से पूरा चलता है। हम लोग जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें, हम तो लोगों के मैं पास आपको इंटरव्यू करना चाह रहा जी। हूँ क्योंकि आपने जो एक बात कही है वो एक नया दृष्टिकोण लेकर आती है। जी। हम ये सारी ध्वनियाँ जो हैं उनको शोर की संज्ञा देते हैं। आप उसमें भी कहीं एक सुंदरता या एक माधुर्य जी। या एक लय जी। देखते हैं। तो ये अभ्यास से विकसित होता होगा या ये समझो कि आपके साथ ये दृष्टि बचपन से रही? नहीं, मुझे ऐसा लगता है हम कैसे किसी चीज़ को देखते हैं। जैसे बहुत आम एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल है कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। मतलब वो उस तरह की बात है। हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्यून करते हैं, मतलब मैंने अपना किया है कि मुझे हर चीज़ कहीं न कहीं ऐसे मैं एक एक आपको एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल ये कैसे मेरे दिमाग में हम लोग मेरा जो घर है, वहीं से रेलवे स्टेशन बहुत पास में है। तो जब मैं रियाज़ करता था, तो वहाँ से एक पर्टिकुलर समय पे एक ट्रेन गुज़रती थी सुबह-सुबह। तो जब वो गुज़रती थी तो उसका और मेरा सुर अलग-अलग होता था, उसके वो ट्रेन के उसका। पर धीरे-धीरे जब मुझे लगा कि अरे ये तो मेरे सुर के पंचम पे इसका टौं जो बजता है वो मेरा पंचम है वो तो। तो अच्छा। मुझे वो एक निकल कर आया कि अरे ये कैसे हो गया? तो यहाँ से एक अलग दृष्टि पैदा होने लगी। फिर हॉर्न्स बजते हैं तो वो भी कनेक्ट होता है कि अरे ये तो मेरे मेरे सुर का ये पंचम है, मेरा गंधार है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप उसे कैसे देखते हैं, वरना तो ये शोर है ही, कोई बात ही नहीं है। तो ये देखते हुए कि आपकी गायकी का थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को हो, यदि आप शुरुआत करें किसी आप क्योंकि बहुत विधाओं में आप गाते हैं गीत, गज़ल, जी। मराठी भावगीत, नाट्य गीत सब कुछ। तो भावगीत मुझे लगता है कहीं न कहीं भजन के समानांतर भाव लेकर आते हैं क्या या? जी। अ, मराठी जो म्यूज़िक है पूरा वो एक बहुत रिच म्यूज़िक है और उसमें अलग-अलग विधाएँ तो उसमें से जो अभंग है, वो भजन हाँ जी। है। अच्छा। हाँ। वो भजन है और भावगीत यानी उसमें थोड़े रोमांटिक सॉन्ग्स या जो अपने जो आस-पास जो फिलोसॉफिकल भी सॉन्ग्स उसमें कभी-कभी आते हैं। बट मेजरली उसमें जो अगर मैं आपको एक छोटा-सा एक उदाहरण अगर आप कहें तो मैं उसका आपको बहुत बिल्कुल। सुंदर एक मराठी गीत है, मैं बस तानपुरा लेकर आपको जी, 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 बहुत स्वागत है उसका आपका। बहुत सुंदर अ, उसमें वो जो कवि हैं वो ऐसे कहते हैं कि सखी मंद झाल्या तारका, आता तरी येशील का? यानी अब जो रात है वो ढलने वाली है, मैं कब से राह देख रहा हूँ, अब तो आओगी। और उसका जो आखिरी अंतरा है वो है बोलावल्या वाचूनही मृत्यू जरी आलाय थे। अगर मैं मृत्यू को बुला लूँ, अगर वो आ भी जाए, थांबेल तो ही
पळभरी पण सांग तू येशील का? वो कह रहा है कि वो तो रुकेगा, मैं उसको रोक दूँगा, मृत्यु को भी रोकूँगा, पर बस जस्ट लेट मी नो दैट यू विल कम। क्या बात है! तो क्या बात इतना है! सुंदर, तो एक थोड़ा-सा मैं आपको स्वागत है। सखी मंद झाल्या तारका, सखी मंद झाल्या तारका, आता तरी येशील का, येशील का, सखी मंद झाल्या तारका। क्या बात है! क्या बात है! जी। तो अब आपकी यात्रा थोड़ी-सी अगर हम अपने दर्शकों, मित्रों के साथ में फिर से याद करें, तो घुड़सवारी की तरफ चलते हैं और क्या अनुभव आपके रहे और कैसे अब भारत में कम स्थानों पर घुड़सवारी की इस तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलती जी। है, आप सीख सको और तो कैसे शुरुआत हुई? मैं तो सर सबको एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मैं, सबको ही ऐसे लगता होगा आई थिंक, पर क्योंकि मेरे ये दोनों बहुत ऑफबीट फ़ील्ड्स रहे हैं, हॉर्स राइडिंग भी और म्यूज़िक, वो भी इंडियन क्लासिकल। तो मैं सबको कहता हूँ कि अगर डेस्टिनी नाम की कोई चीज़ है, तो उसका मुझसे बेहतर कोई एग्ज़ाम्पल हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जब साढ़े 3-4 साल का था, मेरे पिताजी वो बेसिकली वो साइंटिस्ट हैं, वो वैक्सीन प्रोडक्शन में थे, ही इज़ अ वेटरनरी डॉक्टर। और उनको एक ऐसा मौका मिलता है कि वो हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के जो घुड़सवारी दल है, उसको उनको देखना है, तो एक डेप्यूटेशन पे चले जाते हैं। और वहाँ अपने पिताजी के साथ, चूँकि बच्चों को पता लगता है घोड़े हैं, तो वो एक दिन मैं पिताजी के साथ गया और वहाँ मुझे हमारे उस समय के डीजी रहे वो हमारे मध्य प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उनके वो राजा थे सीतामऊ दरबार, मतलब सीतामऊ क्या के राजा। बात! और पुलिस में भी थे, आईपीएस ऑफिसर। तो जस्ट उन्होंने मुझे देखा और एक घोड़े पर बिठा दिया। बोले, "डॉक्टर साहब इसको आप बिठा दीजिए", और मैं जैसे ही बैठा मैं गिर गया था। 4 साल की उम्र थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा देखो, हमारे यहाँ का एक नियम है, अगर तुम कल घोड़ा चलाने वापस आए, तो यहाँ जितने लोग हैं, सबके लिए मिठाई लेकर आना है और फिर तुम्हारी राइडिंग चालू हो जाएगी। तो आम तौर पे शायद ऐसे होता होगा कि बच्चे डर जाते होंगे कि गिर ही गए हैं, लग गई है वगैरह। पर मैं अपने पिताजी के पीछे लगा कि मैं कहा वो लेके चलना है, मिठाई सबके लिए। पापा बोले, "अरे वहाँ 200 लोग हैं, इतनी मिठाई?" मैंने कहा, "नहीं, अब तो मिठाई लेकर चलना ही है।" और इस तरह से मेरी घुड़सवारी चालू हुई, और मेरे घुड़सवारी मेरे पिताजी ने भी बहुत की, वो भी नेशनल लेवल के हॉर्स राइडर रहे। और जो राठौर साहब, जिनकी कृष्ण सिंह राठौर जिनका मैं कह रहा हूँ, वो भी एक बहुत इंटरनेशनल लेवल के राइडर। तो इन दोनों से ही मेरी राइडिंग, और आम तौर पे जो महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ होती हैं, उनको एक आर्ट फॉर्म दे दिया जाता है कि तबला सीखो, डांस सीख लो ये। तो मुझे भी गाना मेरे पिताजी ने, जो फ़िल्म सॉन्ग्स होते हैं जैसे मधुबन में राधिका नाचे रे, लागा चुनरी में दाग, अलबेली नार प्रीतम द्वार, इस तरह के बहुत सारे गीत मैं हुँ। बचपन से गाया करता तो था। जब आप घुड़सवारी सीख रहे थे, जी। मुझे लगता है 13 वर्ष की उम्र में एकलव्य पुरस्कार म्यूज़िक के लिए था या वो घुड़सवारी के लिए था? नहीं, मुझे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 1995, हाँ, इन्हें 13 साल की उम्र में मुझे घुड़सवारी के लिए हाँ। एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स के लिए दिया था। अच्छा, तो उस वक़्त समानांतर आप संगीत भी सीख रहे थे जब आप घुड़सवारी कर रहे थे, शुरू जी, कर जी, रहे थे? रोज़ हाँ, रोज़ होता था ये। सुबह हाँ। घोड़ा चलाना है और शाम को क्लास में जाना है और संगीत सीखना है। अच्छा, तो अब आप मेरे साथ सोचिए कि जो घुड़सवारी करते हुए अनुभव रहता था, घोड़े को साधना है और वो हवा से बातें करना जब एक मुहावरे की तरह प्रयोग में आता है, जो जी। घुड़सवार है उसके अनुभव में आता है। मैंने भी थोड़ी-सी करी है घुड़सवारी इसलिए अच्छा, 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 मैं अच्छा। बहुत प्रोफ़ेशनली नहीं थोड़ा-सा किया था। पर मुझे लगता था जब वो उसको अंग्रेज़ी भाषा में जो गैलपिंग कहते हैं, हिंदी जी, में क्या शब्द है? जो जी, जो दोनों टाँगें एक साथ उछाल कर उसका चलना जी, वगैरह, जी। उसकी अपनी एक सुंदरता है, गति के साथ में काव्यात्मक जो एक आंदोलन जी, आप जी, घुड़सवार के रूप में महसूस कर तो चूँकि बिल्कुल। आपका संगीत के साथ संबंध रहा है, तो वहाँ से आप क्या एक ओवरलैप स्पेस देखते थे? सर, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने पेरेंट्स का और भगवान का कि उन्होंने मुझसे ये करवा लिया, क्योंकि सब कुछ लयकारी का काम है। अगर आपकी, जैसे मैं शो जंपिंग करता था बहुत, मैंने उसी में मेजरली स्पेशलाइज़ किया। आपकी, मेरी लय और उस घोड़े की लय अगर एक हो जाती है, तो हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। और आपको वहाँ पर एक जीवन को सँभालने की, एक किसी और स्पोर्ट्स में आई डोंट थिंक कि ये टेनिस रैकेट है, तो वो निर्जीव है। पर यहाँ पर
आपको एक जीवन है, मतलब इट्स अ लाइफ व्हिच यू आर हैंडलिंग, और वो लाइफ ऐसी है कि वो अगर हॉर्स पावर है, मतलब वो तो एक एलिफेंट पावर कोई नहीं कहता भले ही कितना शक्तिशाली हो, पावर इज़ सही हॉर्स बात। पावर। तो आप इतनी बड़ी चीज़ को आप अपने 2 हाथों से सँभाल रहे हैं, और मैं तो क्या 7 साल की उम्र में पहला नेशनल खेला। मुझे मिल्खा सिंह जी ने यंगेस्ट राइडर ऑफ द कंट्री का अवार्ड दिया था उस समय पर। वाह! वाह! तो मुझे लगता है ये बहुत मेरे लिए खुशकिस्मती रही, भगवान ने इतना सुंदर सब डिज़ाइन किया कि जैसे हम लोग बड़ा ख़्याल गाते हैं, तो राइडिंग में अगर आपने देखा हो एक ड्रेसाज गेम होता है, जिसमें बहुत धीमा चलता है, उसमें बस घोड़े की सुंदरता, वो कितनी अलग-अलग चालें चल सकता है, तो वो हमारा बड़ा ख़्याल हो जाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक शो जंपिंग आता है, तो वहाँ पर जो है आपको घोड़े की लय को मध्यम और द्रुत दोनों में उसको बनाकर आपको चलना होता है। तो ये हमारा बड़ा ख्याल हो गया। गैलपिंग जी की जो आप कह रहे थे वो तो तराना है, आप लय बढ़ाइए और खूब उस पर वो लय है, उसको आपको उतना मैनेज, अगर आप उसको छोड़ देंगे, वैसे भी कहते हैं बेलगाम घोड़ा किसी काम का ही नहीं है, तो वैसे ही बेलगाम आवाज़ भी किसी काम की नहीं है। उस पर क्या एक बात! लगाम रख कर और अगर आप चलेंगे तो वो आनंद ही अलग है। तो और घुड़सवारी तो मेरे कुछ इंटरव्यूज़ हैं सर पुराने टाइम के, कि मैं कहता था कि मुझे तो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर बनना है। हुँ, मैं आर्मी में जाऊँगा, मैं पुलिस में जाऊँगा, और यही सब था, म्यूज़िक विल बी जस्ट अ हॉबी। और वही भगवान ने मुझे ऐसा सब मोड़ दिया सब चीज़ों को कि नाउ आई एम मेरी हॉबी अब हॉर्स राइडिंग रह गई है, एंड आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। अच्छा, तो प्रोफ़ेशनल म्यूज़िशियन के रूप में जो आपका अनुभव है, उसकी तरफ आने से पहले एक और ट्रांज़िशन होता है गौतम काली की ज़िंदगी में, जब आप प्रोफ़ेशनली जो कोर्स करते हैं, उसका भी जैसे आप कह रहे थे वो जीव के साथ समझे, तो एचआर इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ह्यूमन यस, बीइंग डायरेक्टली। तो करेक्ट, वो वो कैसा लगता था आपको? वहाँ पे आप आउट ऑफ प्लेस फ़ील करते थे एज़ एचआर जो सर्विस आप कर रहे थे कोर्स जी। करने के बाद? नहीं सर, मुझे मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, मैंने हमेशा ये देखा कि अगर मेरे पास ये काम आया है, जैसे आज मेरी, आप सोचिए ना, आपको याद ही होगा कि हमारी मुलाकात, हमारी पहली बार बात क्या, मतलब वो संयोग। क्या हुआ वो, मतलब हाँ, मैं तो हाँ। सोच भी नहीं सकता, मैं उस पर लगातार सोच रहा हूँ कि ये क्या हाँ, है? इसको क्या हाँ, नाम देंगे आप? अब कैसे हो सकता है ये? हाँ। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भगवान उसकी ने सब स्टोरी लिखी हुई है हमारे लिए। इट इज़ ऑल प्लान्ड। तो तो मैं पता नहीं आखिरी म बात को जी, अपने दर्शकों तक पहुँचाने के लिए संक्षेप में, तो मैं न्यू जर्सी में मेरे एक मित्र जो रंगमंच के निर्देशक अमिय मेहता जी को मैंने फ़ोन लगाया था, और आपसे मेरा व्हाट्सएप पर एक्सचेंज हुआ था मैसेजेस, फिर आपका और मेरा संपर्क होना था। तो जी, अमिय ने कहा मैं किसी से मिलने आया हुआ हूँ, और मुझे नहीं मालूम था कि वो और आप एक-दूसरे को जानते हैं। तो एग्ज़ैक्टली। ये मतलब ये दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग भारत से आए, ये उससे सही मिलेगा, बात। और तो बहुत विचित्र सा एक संयोग रहा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बस मैं यही तो, मैंने हमेशा ये सोचा कि अगर ये कोई चीज़ मेरे पास आई है तो ये इट हैज़ बीन गिवन टू मी बाय गॉड। तो हुँ, उसको मैं जितने प्रेम से, जितने प्यार से और जितनी हिम्मत से मैं उसको कर सकूँ। जॉब करते थे तो छुट्टियाँ नहीं मिलती थी, जी, और प्रोग्राम्स आने लगे थे तब थोड़े-थोड़े 1-2 प्रोग्राम आने लगे थे। शुरुआत हो रही थी प्रोफ़ेशनल करियर की, जी, पर छुट्टी नहीं मिलती थी। तो फिर घर जाके मैं अपने पिताजी से, मेरे बड़े भाई से कहता था, "अरे यार! ये कैसे करूँ? ये छुट्टी नहीं देते हैं, अब मैं कैसे हुँ। करूँ? क्या करूँ?" तो अ, मुझे तो बड़ा मज़ा रहा, मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, वो जैसे भी रोलर कोस्टर राइड रही, नहीं रही मुझे तो पता नहीं, पर मैंने उस सफ़र को अभी तक भी, और भगवान करे आगे भी, मैं उसे बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब उन सब चीज़ों मुझे को आपसे करके। बात करके भी मज़ा आ रहा है, पर हमारे मित्र सोच रहे होंगे कि आपका गायकी का तो उनको थोड़ा और स्वाद मिले। तो जी, आपने ख़्याल का ज़िक्र किया, तो अगर कुछ ख़्याल की थोड़ी-सी वानगी जी, या कुछ। जी। मैं आपको बहुत सुंदर इसी समय का एक राग है, राग अहिर भैरव है, और उसमें जी, हमारे गुरुजी परम पूजनीय पंडित जसराज जी का बड़ा ही फ़ेमस एक ये है, ख़्याल है। मैं आपको वो सुनाता हूँ, और स्वागत कृष्ण जन्म की इसमें बात कही है। है। वाह! आज तो आनंद
आनंद आज तो आनंद आनंद पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक सो आयो ग्रह आनंद सो आयो ग्रह आनंद आज तो आनंद गर्ग पराशर और मुनि नारद गर्ग पराशर और मुनि नारद पढ़त वेद श्रुति छंद हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे मिटे सकल दुख द्वंद आज तो आनंद आनंद आनंद। आज तो आनंद, सचमुच में बहुत ही आनंद आ गया जब गौतम जी इतने ठहराव के साथ में और जो इतना संयम से कला के पथ पर आपने अपने आप को तैयार किया है, या जैसे आप कह रहे थे भगवान की कृपा से तैयार हुए हैं, तो उस यात्रा के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और एक बहुत सामान्य सा रहता है, फिल्मी गीत हमारे आसपास बहुत घूमते रहते हैं, जी जी तो प्रारंभिक जो लोगों का रुझान होता है गायकी की तरफ, उसमें जो भी प्रमुख गीत उस समय प्रचलित हैं वो आ जाते हैं। तो ये, और वैसे तो आपके पिताजी का और शास्त्रीय संगीत का वातावरण आपके परिवार में रहा था, फिर भी दोनों में कैसे आपको लगता था, जैसे आप स्कूल कॉलेज में होते होंगे तो जो भी प्रचलित और अधिक बीट्स वाले गाने या जी वो जी। सब चलते थे, तो आप इन दोनों में क्या मुख्य फर्क देखते हैं एक गायक के रूप में? देखिए, ये है तो संगीत, मतलब इसको हम अलग-अलग नाम दे दें कि आज आपने कुर्ता पहना है, मैंने ये पहना है, कोई और शर्ट पहना है, पर है कपड़ा ही। बेसिक काम उसका क्या है ये हमें पता है। तो संगीत जो है ये थोड़ा पर्सनलाइज्ड मैटर है, पर पता नहीं क्यों सबने इसको ऐसा कहा कि बॉलीवुड सबको अच्छा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। मैं आपको न्यू जर्सी का अभी रिसेंट जो मैंने परफ़ॉर्म किया, मैं जब वहाँ चिन्मय मिशन में गाने गया, तो थोड़ा हम लेट हो गए, आधा घंटा पहले ही पहुँचे। फिर जब ऑर्गेनाइज़र से बात, मैंने कहा, "आप बताइए कितनी देर और क्या गाना है?" तो वो कहते हैं, "हम सिर्फ़ शास्त्रीय सुनेंगे।" पौने 3 घंटा न्यू जर्सी के चिन्मय मिशन में मेरा पौने 3 घंटा उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक सुना। बोले, "हम बाकी" वो कह रहे हैं, "हम भजन भी पसंद नहीं करते हैं।" अच्छा। हाँ। मतलब उनका, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि अरे! ये कैसा होगा? तो मुझे लगता है, पर ये दोनों जो हमारा फ़िल्म संगीत है वो भी उतना ही भारत का रिच है, जितना हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है। दोनों में फ़र्क क अगर आप कहेंगे कि मैं फ़र्क करूँ तो बस ये है कि वो 5 मिनट में अपनी कहानी सुनाते हैं, और आप शास्त्रीय संगीत को कहेंगे तो वो 5 में तो सुना ही सकते हैं, पर वो 2 घंटे तक भी एक ही कहानी को अलग-अलग दृष्टिकोण से आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये एक मेजर फ़र्क मुझे लगता है। जो मैं अपने दर्शकों के साथ ये बाँट कर प्रसन्न हूँ कि आप बहुत सारे स्थानों पर जो सम्मानित हुए हैं और परफ़ॉर्म आपने किया है, तो उसके संदर्भ में एक संकट मोचन संगीत जी, जी। उत्सव होता है वाराणसी में। वाराणसी स्थान भी पवित्र, वहाँ पर भी आपने परफ़ॉर्म किया, फिर सप्तक म्यूज़िक फेस्टिवल में अहमदाबाद में किया, संगीत संगम में किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रमुख जो संगीत संबंधी कार्यक्रम होते हैं, उसके जी, अंतर्गत रैली फॉर रिवर जो ईशा फाउंडेशन जी, और वहाँ पर भी आपने परफ़ॉर्म किया। तो ये अलग-अलग स्थानों पर परफ़ॉर्म करते समय एक ऊर्जा जो दर्शकों के साथ जुड़ने वाली होती है, वो आपको आपको ऐसा लगा क्या कि स्थान का आपकी गायकी पर कुछ प्रभाव पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरा आज तक का ये एक्सपीरियंस है, मुझे
हमारी घर में भी हमेशा बात होती है, मुझे खुद को भी ये बहुत ज़्यादा लगता है कि जब-जब मैं किसी मंदिर में या किसी स्पिरिचुअल जगह पर या स्पिरिचुअल लोगों के बीच में, मंदिर ना भी हो बट लोग अगर स्पिरिचुअल हों, वो एनर्जीज़ अगर वो हों, तो मुझे लगता है मेरा गाना थोड़ा बेहतर लोगों तक पहुँच पाता है, मैं पहुँचा पाता हूँ, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है और मेरे गायकी का जो थॉट प्रोसेस है, जो हमने गुरुजी से सीखा, वो कहीं न कहीं मिल जाता है जाके, तो वो भी मुझसे जल्दी कनेक्ट होते हैं और मैं भी उनसे जल्दी कनेक्ट हो पाता हूँ। तो जैसे आप कह रहे थे कि संकट मोचन हनुमान जी का जो मंदिर है, वहाँ की जो भगवान की हनुमान जी की मूर्ति है, वो तो तुलसीदास जी ने स्वयं वहाँ पर स्थापित की है, तो आप सोच सकते हैं क्या एनर्जीज़ वहाँ होंगी। और वो तो हमारे भारत देश का कमाल फेस्टिवल है। 8 बजे शुरू होता है, आखिरी आर्टिस्ट सुबह 4 बजे बैठते हैं और उतने ही लोग होते हैं। वहीं पे मैंने देखा कि थोड़ा-सा उधर जाएँगे, जिसको नींद आई वो वहीं सो जाता है झाड़ के नीचे, क्योंकि उनके हाँ, पसंद के आर्टिस्ट 2 घंटे बाद हैं, तो वो वहीं नींद निकल गई। बाहर पूरे समय चाय और मिठाइयाँ और सब चल रहा है अंदर, तो मैं क्या कहूँ, मतलब वो वहाँ का एक्सपीरियंस। समोसा बहुत स्वादिष्ट होता है, वहाँ का समोसा बहुत स्वादिष्ट होता है। जी, जी, जी। तो ये दृश्य जब मैं एक अपने दर्शकों के साथ देख रहा हूँ, तो जी, जो गुरु शिष्य परंपरा का भी एक थोड़ा स्वरूप वहाँ पे दिखता है। संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी भी हैं और ये मुझे लगता है इंदौर में जी। जो चित्र आप हम देख रहे थे, तो गुरु की महिमा एक संगीतकार के रूप में आपके व्यक्तिगत अनुभव से और विशेष करके पंडित जसराज जी को सुनते हुए या उनके सिखाने का जो ढंग था, उसकी कोई स्मृति कोई संस्मरण? हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, ये गुरुमुखी ही विद्या है। मैं आपके माध्यम से जो भी लोग इसे सुनेंगे और ख़ास करके अगर कोई म्यूज़िक लवर्स सुन रहे हों, तो प्लीज़ आप लोग ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम की रील्स और इससे सीखिए मत। उसको मैं भी देखता हूँ। आप देखिए, मैं लगातार देखता हूँ। पर हमारी कला का जो उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो वो है, वो गुरुमुख से ही जब निकल कर हमारे कानों में पड़े, आमने-सामने बैठकर, तो उसकी भव्यता ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। और गुरुजी के साथ तो पर इस समय पर मेरे जो सभी गुरु रहे हैं, मैं बस 1 मिनट लगेगा पर मैं उनको सबको आपके माध्यम से बिल्कुल। उनका चरण वंदन। सबसे पहले मेरे पिताजी डॉक्टर किशोर काले जी, फिर मेरी शास्त्रीय संगीत की पहली गुरु रहीं विदुषी कुंदा जोशी जी, फिर ग्वालियर घराने के एक बहुत बड़े गायक पंडित वीजी रिंगे, उनके पास मैंने अपनी शिक्षा ली, फिर विदुषी कल्पना जोकरकर जी के पास मैंने शिक्षा ली और फिर उसके बाद मुझे मिले परम पूजनीय पंडित जसराज जी। इतने सारे सब गुरुओं के आशीर्वाद ले लेकर वो स्टेप बाय स्टेप फिर मुझे एक गुरु बड़ा-छोटा मैं नहीं कहूँगा होता है, पर जो व्यक्तिमत्व जो व्यक्तित्व मुझे मिले, वो एक बहुत बड़े उनका जो पूरा एक्सपीरियंस था उनके लाइफ में। तो एक छोटा-सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। इंदौर गुरुजी का आना हुआ और किसी कारण से फ्लाइट लेट हो गई। हम लोग सब गए थे। तो उन्होंने वहाँ के एयरपोर्ट मैनेजर से रिक्वेस्ट किया कि आप अगर थोड़ा, मेरे बच्चे हैं, 2 ही लोग हैं, मेरी वाइफ थी साथ में अदिति, तो मेरी बेटी भी थी सानिका, तो आप अगर बैठने देंगे थोड़ी देर। तो मैंने कहा नहीं, मैं बात करके आता हूँ गुरुजी। तो एक और हमारे साथ थे, बोले नहीं आप भी रुको, मैं जाता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। गुरुजी कहते हैं अरे ऐसे हो नहीं सकता, हम रिक्वेस्ट। तो जैसे ही गुरुजी वहाँ पहुँचे, तो वो व्यक्ति बोलता मैंने आपको कहीं देखा है। तो मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा ये पंडित जसराज जी है। तो वो चेयर वगैरह एयरपोर्ट मैनेजर बोले, "अरे! अरे! आप यहाँ पर" बोले वो थोड़ा-सा, तो उन्होंने रूम खोला, हम बैठे वहाँ पे वेटिंग लाउंज में और अचानक से कॉफ़ी पीते-पीते गुरुजी कहते हैं, "पेपर पेन है तुम्हारे पास?" तो मैं कहा, "नहीं गुरुजी।" बोले, "अरे लो ढूँढो, ढूँढो।" तो मेरा विजिटिंग कार्ड मेरे पास था। बोले, "लो किसी से पेन माँगा।" बोले, "चलो मैं तुमको बाहर सिखा देता हूँ।" अब मैं थोड़ा-सा, आप देखिए कि किस तरह से, तो मैंने उनसे जस्ट कह दिया, मैं कहा, "गुरुजी मुझे बाहर आता नहीं है।" तो मुझसे नाराज़ हो गए। बोले, "मैंने क्या कहा तुमसे अभी? बाहर सिखाता हूँ। मैंने ये थोड़ी कहा तुम्हारा सुनता हूँ।" ओह! मैंने कहा यस, 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 यस। जी, जी, जी। मैं कहा सॉरी, सॉरी। एयरपोर्ट पर बैठकर वहाँ पर उन्होंने मुझे पूरा राग बहार, उसका छोटा ख़्याल सब लिखवा कर, सिखा कर, सब कुछ सिखा दिया उन्होंने मुझे। क्या बात है! अब आप सोचिए, ये मतलब मैं इसको शब्दों में कह पाना, बस मैं ये वृत्तांत सुना ही सकता हूँ, पर जो भाव है, जो हुँ, फीलिंग्स हैं, जो उनकी भी और मेरी भी, दोनों एंड्स पे, कि उनके मन में ये था कि यार इसको समय है तो सिखा दूँ, क्या करूँ? और मेरे मतलब मैं क्या कहूँ, इतने बड़े व्यक्ति
और तो ऐसे उनके साथ बहुत सारे किस्से हैं। जब मैं नया-नया उनके पास सीखने गया, तो कहते हैं, "आज हम कुछ गाएँगे नहीं, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम मेरे पैर दबाओ।" मैं नया था, बिल्कुल नया, इस गुरुकुल पद्धति में जो गुरुजी के यहाँ पे होती थी, एंटर किया। टीवी चल रहा था, मुझसे कहते हैं, "ये पिक्चर देखी है बिच्छू?" मैं कहा, "नहीं गुरुजी, मैंने तो नहीं देखी।" बोले, "इसका एंड ज़रूर देखना, बहुत अच्छा है।" अब हम दोनों ने साथ में खाना खाया हुआ था, मैं उनके पैर दबा रहा हूँ, एसी चल रहा है बॉम्बे में और वो बिच्छू चल रही है। अब उन्होंने कहा है तो पूरी पिक्चर देखना है। अब वो पिक्चर देख ली, सब हो गया। 4-5 साल बाद मैंने गुरुजी से बोला, मैं कहा, "गुरुजी एक प्रश्न है मेरा।" बोले, "हाँ, बोलो।" मैं कहा, "गुरुजी कोई बहुत ऐसा आपने उस पर मुझसे चर्चा भी नहीं की, तो वो पिक्चर तो खूब ज़ोर से हँसे वो। बोले, "अरे! हाँ, मुझे याद आया।" मैं कहा, "वो आपने कहा था कि पिक्चर मैंने पूरी देखी, फिर आपने तो कुछ।" अरे भई, मुझे मालूम है हमने दोनों ने खाना खाया था, तुम तो सो जाते, पैर कौन दबाता? ये तो यहाँ पर सवाल पैर दबाने का नहीं है, सवाल टीचिंग का है, कि एक शिष्य को आप कैसे तैयार करते हैं सब चीज़ों के लिए। उसको, क्योंकि मैं नया-नया था एकदम, उनको पता था कि इसको यहाँ पर कैसे रहना, क्या होता है। तो एक शिष्य को कैसे तैयार किया जाता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है, ये सब, तो ये तो बड़े उनकी लोगों के तो ये है ही। बिल्कुल, उनकी उपस्थिति अपने आप में संस्कारित करने वाली थी, जी, ऐसा मेरा भी अनुभव है। जी, और जो आपके साथ चर्चा करते हुए आपकी गायकी की तरफ कम हम गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा है आप कंपोज़िशन भी आपके हैं, जी, जिसमें विशेष करके ताल की जो आपकी सूझबूझ है, उसकी जी, सराहना बहुत होती है। फिर ये जियरा और नैनवा और तुम संग और बदरवा और मनवा, ये सब का उल्लेख भी आया है। जी, तो जी। एक तो बहुत जो हमारे जैसे संगीत के बारे में नहीं जानने वाले होते हैं, वो ताल और लय का जो भेद है, वो भी बहुत उनके अंदर स्पष्ट नहीं होता है। तो थोड़ा-सा उसको लेते हुए आप जो भी प्रस्तुत करें जी, थोड़ा-सा जी। प्लीज़? ताल जो होती है हमारे, एक एक छोटा-सा उसका मतलब उसके डेफिनिशन जैसे कहूँगा कि जब निर्धारित मात्राएँ नियमित क्रम से बार-बार बजती हैं, उसको ताल कहते हैं। यानी हमारे शास्त्र में निर्धारित है कि 3 ताल में 16 मात्राएँ होंगी, ये डिसाइडेड है पूरे विश्व में। वो नियमित क्रम में बजने चाहिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नियमित क्रम बना, ना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्रम बिगड़ गया। तो इस क्रम में जब बार-बार, यानी 16 के बाद वापस 1 आ जाता है, तो ये नियमित क्रम से बार-बार बजे, इसे ताल कहते हैं। ये तो ताल हो गया। हुँ, लय जो है वो स्पीड है, टेम्पो है, और ये एग्ज़िस्ट करती है हर 2 मात्रा के बीच में होती है। 1 से 2 पर जाने के बीच की जो दूरी है, वो लय है। अगर ये दूरी बढ़ जाएगी, तो लय ज़्यादा हो जाएगी, यानी 1, 2, और ये पास आ जाएगी तो 1, 2, 1, 2, तो ये लय बढ़ जाएगी। तो ये लय, और हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के 3, या किसी भी संगीत के, भारतीय शास्त्रीय संगीत के तो हैं ही, 3 खास स्तंभ हैं, ताल, लय और स्वर। और इसको मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ रेलवे ट्रैक का। 2 लोहे की पटरियाँ हैं, ताल और सुर, और उसका बीच में एक सीमेंट का एक वो होता है जो उनको जोड़ के अच्छे से रखता है, वो है लय। वाह! तो इसको अगर किसी ने, और इसी पर हमारा पूरा संगीत, पूरा विश्व का संगीत ही बस इसी पर पूरा वो चलता है। और आपने जैसे कि अभी जियरा, मनवा, ये स्पॉटिफ़ाई पर मुझे बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स इन सब चीज़ों का मिला। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ अब कि आप बताएँ, क्या मैं आपको इनमें से कुछ सुनाऊँ, या मैं आपको जो कुछ अलग तालों में मैंने कुछ कंपोज़ किया है वो सुनाऊँ? जो आप कहेंगे अब मैं वो सुनाना चाहूँगा। अलग तालों में जो कंपोज़ जी, किया। जी, जी। एक बहुत सुंदर गुर्जरी तोड़ी एक राग है, उसकी बंदिश है, और बहुत कम 9.5 मात्रा हमें सुनने मिलती है। तो मैं आपको वो सुनाता हूँ, स्वागत है। 9.5 मात्रा का पूरा ख़्याल है वो। और ये लिखा भी मैंने है, इसको कंपोज़ भी मैंने ही किया। बहुत बढ़िया।
कृपा निधान तू प्रभु कृपा निधान तू प्रभु हमारी बेर क्यों देर हमारी बेर क्यों देर कृपा निधान तू प्रभु कृपा तू प्रभु सकल जगत को तू प्रभु सकल जगत को दियो वरदान सब जग को दियो वरदान सब जग को हमारी बेर क्यों इतनी देर कृपा निधान तू प्रभु कृपा कृपा कृपा। क्या बात, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मधुर। और इतने संक्षिप्त समय में आपने उसका जो एक भाव है उसके प्रति जिस तरह की संभावना आप ने हम तक पहुंचा दी है, उसके लिए भी मैं अतिरिक्त बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है, जब इस प्रकार की बंदिश या ये जो भी शब्द है वहां जी तक जाने के लिए आपको भी वार्म अप होके और धीरे धीरे वहां पे प्रवेश होता है। जी जी लेकिन तो हमारी इस बातचीत में मुझे बहुत आनंद एक इस बात का भी आ रहा है कि आप समग्रता से जो जो अनुभव हैं उनको स्वीकार करके उनके बीच में जो, अब हम इसे कहें कि अनंत का जो सुर है, उसको वाह कहीं ना कहीं छूने का आपका वाह और उसको पहचानने का जो आपका भाव है, जी जी उसको लेते हुए जो बहुत सारे सम्मान आपके हिस्से आए हैं, उनमें से कुछ एक का उल्लेख मैं भी करूंगा। पर ये एक यात्रा है जो कि, अब आप प्रोफेशनल सिंगर हैं तो वो है, और एक वो है जो कि सुरों का साधक है, जिसकी जी सूक्ष्म स्तर पर, चेतना के स्तर पर जो भी आलोड़न विलोड़न है, या जैसे आपने गुरुजी का संस्मरण सुनाया, तो ये दोनों जगत एक समन्वय को स्थापित कर पाए, इसका प्रयास कभी सजगता से, कभी बिना जाने हमारा कहीं न कहीं शायद रहता है। और जी उस दृष्टि से जो कलाकार हैं, जो साधक हैं संगीत के, उ उनके पास मुझे लगता है एक एडिशनल बेनिफिट है, क्योंकि संगीत भी अंतर्मुखता के साथ जुड़ा हाँ रहता है। यस तो यस इस इसके संबंध में आप बताएँ, देखिए ये लॉजिस्टिक्स होता है, अभी जैसे आप अमेरिका की यात्रा पर आए या वगैरह जी आए, और फिर आपने कहा प्रोफेशनल सिंगर है, तो पैसे का लेन-देन भी है, अमुक स्थान पर कैसे सम्मान जी हुआ, नहीं हुआ इत्यादि, ये सब। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होते हुए भी एक स्तर पर जाके गौण हो जाती हैं। जी महत्वपूर्ण वो हो जाता है जो आपके अंदर का है एकदम, जिसको बिल्कुल कोई छू नहीं सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल इस इसमें आपका मुझे लगता है बहुत अच्छा एक संतुलन है इन दोनों का। उसके जी बारे में यदि कुछ कह सकें? सर मैंने अपने आप को बहुत क्लियर रखा कुछ चीजों में अपने मन से कि मैं अगर जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ पर मैं आपसे जो इतनी सारी बातें कर पा रहा हूँ, आप मेरे गाने को पसंद कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं साधना मेरे परिवार की भी है। आज एक माता-पिता ने अपने लड़के को एक ऐसे फ़ील्ड के लिए छोड़ दिया, जहाँ पे पता नहीं क्या होगा और वो भी शास्त्रीय संगीत का ही मैं पल्ला पकड़ के बैठा था। मैं कहा नहीं होगा तो करूँगा तो यही करूँगा। तो उनकी भी साधना है, उनका एक टेंशन क्योंकि आज मैं भी एक लड़की का पिता हूँ, तो मुझे भी दिख रहा है वो कि कैसा एक करियर का टेंशन है। हुँ, मेरे बड़े भाई जिनके यहाँ पे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उनका भी कितना सपोर्ट सिस्टम मेरे लिए खड़ा हुआ कि नहीं तुम करो, हम बैठे हैं। हुँ, मेरी पत्नी और बाकी लोग सब तो जितनी भी वाहवाही है और ये सब है, तो जो अवार्ड्स होते हैं मैं उनको ज़रूर मन से स्वीकार करता हूँ और मुझे वो मेरे लिए ऑनेस्टली नहीं चाहिए पर मेरे परिवार के लिए। मेरे पिताजी आज किसी को भी प्राउड से बोल सकते हैं मेरे लड़के को उस्ताद बिस्मिल्लाह का अवार्ड मिला। पर मैं आपसे कभी भी जब मिलूँगा तो नहीं कहूँगा सर मुझे तो ये अवार्ड मिला है, मुझे वो एरोगेंस हो जाएगा। मुझे मेरे गाने से, मेरे व्यवहार से, मेरे बातचीत से ही आप तक मेरी सारी बातें पहुँचाना होंगी। तो जो पैसा है ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है। आज मुझे अपने मेरी बेटी है उसको पढ़ना है, पढ़ाना है, मुझे भी जीना है, मेरे भी शौक हैं और जैसे कि हुँ। आपको पता है मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, तो एक जी, स्पोर्ट्समैन एटीट्यूड अलग होता है, मुझे कारों का बहुत शौक है, मुझे अच्छा। नई-नई कारें लेनी है।
मुझे अच्छा। उनको दौड़ाना है, चलाना है। तो ये सब जो है, ये मैंने मन में रखा है कि नहीं, ये मुझे इनके लिए सब चीज़ों को करना है। पर जब संगीत के लिए मैं बैठ जाता हूँ, वहाँ मैं ये स्विच ऑफ कर देता हूँ। फिर मैं ये सारी बातें बाहर करके, मैं भगवान से, मेरे गुरुओं से, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं जो भी जिसके भी सामने गाने बैठा हूँ, वो 10 लोग हों, 1 हों, कितने भी हों, मुझे नहीं पता। पर मैं उन तक अपना भारत का जो शास्त्रीय इतना समृद्ध उसका सब कुछ है, वो पहुँचा दूँ। बस ये मुझे काम के लिए शायद भगवान ने चुना है और मैं कोशिश करता हूँ, उस वक़्त ये सब लॉक हो जाता है। उस वक़्त बहुत ही मैं बढ़िया। किसी भी उस दिमाग में कि अरे! ये ऑर्गेनाइज़र ने मुझे थोड़े कम पैसे दिए हैं, तो मैं थोड़ा कम गाना गाऊँगा, तो इसने ज़्यादा दे दिए तो मैं इसको नहीं, नहीं, ये सब अगर हमारे पास समय हो, तो मैं एक छोटा-सा पंडित हरिप्रसाद जी का किस्सा आपसे अगर समय हो तो, नहीं तो हाँ, हम बिल्कुल समय ये हरिप्रसाद जी की तरफ जाने से पहले मैं चूँकि आपके जी, अवार्ड्स का उल्लेख कर रहा था, जी, तो जी, 2-4 के नाम मैं लेके प्रसन्न हो जाऊँ। जी, उसमें से आपको तराना सम्मान अवार्ड नई दिल्ली में पद्म भूषण पंडित विश्वमोहन भट्ट जी से प्राप्त हुआ था। जी, जी, फिर माँ शारदा सम्मान सप्तक अजमेर राजस्थान में मिला। जी, सुधीर फडके युवानेश पुरस्कार मिला बम्बई में। तो बहुत सारे नगरों में अलग-अलग स्थान पर जी, आप सम्मानित हुए हैं। जी, उसमें से जापान में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जूनियर एम्बेसडर थे आप, 5th जी, एशियन पैसिफिक कन्वेंशन में, भाई वाह! क्या बात है। जी, जी, थैंक और यू। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, तो पुट्टुपर्थी में भी आप गए हैं प्रशांत नीलम, मुझे भी सौभाग्य हुआ है कि अरे वहाँ वाह! गया हुआ हूँ और मैं आप तो स्वामी के सामने गाया हूँ और उन्होंने मुझे एक गोल्ड रिंग अरे क्या बात है यार! मुझे क्रिएट करके दी और मुझसे कहा उन्होंने कि तुमने ओम से जी, शुरू किया है, ओम देता हूँ। तो उस अरे रिंग पर ओम पूरा बना हुआ है। क्या अभूतपूर्व अनुभव रहा है नारायण जी, आपका जी, वो जी। भी। जी, उनकी जी। उपस्थिति में होना ही अपने आप में बड़ी बात सच बात, सच सही बात बात और वैकुंठ एकादशी पर मेरा गायन हुआ था, लगभग 25,000 लोग पूरे दुनिया से वहाँ पर उपस्थित थे और वहाँ मेरा गायन बहुत, बहुत आनंद, क्या कहूँ। वाह, वाह! तो चलिए अब आप वो किस्से की तरफ बढ़ते हैं और लेकिन जी, एक चीज़ और जी, मुझे और याद आई क्योंकि उनका नाम याद आया तो ऋषि पंचमी के अवसर पर आपने जी, महाराष्ट्र में वो श्री गजानन महाराज मंदिर में भी परफ़ॉर्म किया था। तो आप विशेष कृपा पात्र हैं गौतम जी। जी। जी, जी, जी। और उनका तो नाम ही हरिप्रसाद जी है जिसकी बात अब जी, आप जी। कर रहे आ रहे हैं। हम लोग हर साल इंदौर में एक इंदौर म्यूज़िक फेस्टिवल करते हैं अपने गुरुजी के जन्मदिन पर, पिछले 11 साल से हम करते आ रहे हैं, तो एक बार हरिप्रसाद जी का भी आना हुआ। तो गुरुजी का जन्मदिन पर मैं गाया, फिर मेरे बाद पंडित जी को आना था, तो बस मैं अपना गायन प्रस्तुत करके उनको ग्रीन रूम में लेने गया। मैंने कहा, "आप आइए।" तो मुझसे कहते हैं, "अरे! ये तो बहुत बड़ा समारोह तुमने आयोजित किया है।" मैं कहा, "एक तो गुरुजी का जन्मदिन है और आप आ रहे हैं, तो ये तो भव्यता होनी चाहिए।" उन्होंने एक बहुत अच्छी सीख मुझे उस वक़्त दे दी। बोले, "बेटा देखो, एक तुम हमारे घर के हो।" गुरुजी के बहुत परम मित्र मतलब उनका बहुत गहरा संबंध। बोले, "तुम हमारे घर के हो, मेरे भी बेटे जैसे हो।" मैं समझाता हूँ। हुँ, कोई भी मंच बड़ा और छोटा नहीं होता है। आज भले ही यहाँ मुझे सुनने 3,000 लोग हैं। हो सकता था तुम अगर 30 लोगों को भी बुलाते और मैंने कहा है मैं आके बजाऊँगा, तो मैं कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं बजाता। मैं 3,000 को भी वही सुनाऊँगा जो 30 को सुना था। तो तुम भी अपने जीवन में याद रखना कि स्टेज बड़ा, उसमें ये है 1,000 5,000 ये नहीं। हमें अपने संगीत की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जितने लोग हों, एक भी बैठा है, उसको पूरा तृप्त करके जो हमारे संगीत का है, वो आप देकर भेजिए। तो ये सीख मुझे वहाँ से मिली। क्या बात! तो मुझे आपके साथ ये याद करने का मन हो रहा है कि न्यूयॉर्क में जी, वैदिक हेरिटेज मंदिर है जी, हनुमान जी का, वहाँ पर एक ऑडिटोरियम है जो संगीत मार्तंड पंडित जी, जसराज जी के नाम से है, जी, संभवतः जी। शायद आपने सुना होगा उसके जी, बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का भी वहाँ पर कार्यक्रम था, मुझे वहाँ उनका बहुत साल पहले साक्षात्कार का अवसर अरे वाह! हुआ था। अरे तो हमारे कुछ पूर्व के जो ये वाले विभूतियाँ हमारे समय में रही हैं, उनके साथ मुझे भी थोड़ा-सा उस हवा में साँस लेने का अवसर हुआ अरे है, वाह! ऐसा वाह! ऐसा वाह! कहा जाए। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आपकी जो विविधता है, जैसे गीत, गज़ल या जी, उनमें से थोड़ा-थोड़ा परिचय क्या-क्या हम ले सकते हैं जी, लाभ जी, बिल्कुल। आपकी उपस्थिति का। तो जी, पहले गीत से शुरू करते हैं, अगर फ़िल्मी गीत हो या नॉन जी, फ़िल्मी जो आपका प्रिय हो थोड़ा-सा? जी। जी, जी, मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ। एक बहुत सुंदर एक हुँ, हुँ, द द थोड़ा-थोड़ा आपको सुनाता हूँ। एक बहुत ही जी, सुंदर रफ़ी साहब का एक ये गीत है। स्वागत है, स्वागत है।
द जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ये एक पुराना गीत है। आपको एक नया गीत भी हो सकता है हमारे ऑडियंस में नए। आप ये गा जी। रहे थे, मुझे तो भारत भूषण दिखाई देने लग गए। अरे वाह! अरे बरसात की रात। जी, जी, जी। एक नए गीत जो हमारे नए फ़िल्म में आते हैं, अब उसमें से बड़ा सुंदर एक गीत है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी-सी है ज़िंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, उसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। ये बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन सोनू हाँ, निगम जी का। सोनू बहुत निगम बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये जो लोग आजकल, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, सुनने में आता है कि नए पिक्चरों में तो अच्छे गाने नहीं बनते। ये सब कुछ नहीं है, आपके सुनने पर है, सब कुछ अच्छा है। ऐसे बहुत सारे गीत हैं, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रफ़ी साहब मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे गीत हैं जो पसंद नहीं आते हैं सुनने में, भले ही रफ़ी साहब ने गाए हैं। पर वो गीत ऐसा लगता है कि पता नहीं ये गीत उन्होंने क्यों गाया होगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो तो महान कलाकार हैं। तो ये अच्छा बुरा है तो मुझे लगता है कि ये होता ही रहता है। और एक आपको आखिरी एक गज़ल सुना देता हूँ, तो बिल्कुल, शायद हमारे स्वागत। श्रोता उसका भी आनंद ले सकें। जी। अभी जो आप जी, सॉरी मैं जी, इंटरप्ट कर जी। गया। नहीं, अभी आपने जो आखिरी कहा ना, तो मुझे वो गज़ल याद आ गई जो कहते अभी न जाओ छोड़कर जी, जी। के हो दिल अभी अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही क्या धन्यवाद। बात! क्या बात! क्या बात! पर आप गज़ल कुछ और सुनाने वाले थे, वो तो मैं बीच में आ गया था, नहीं? नहीं, ये रंजिश ही सही आपको सुनाने वाला अच्छा, था। अच्छा, अच्छा। तो बहुत ही बढ़िया है। यूँ तो तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज़ उसी न रोज, जाने के लिए आ। वाह तो वाह। बहुत ही बढ़िया। तो गौतम जी जब साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि वे न जाने के लिए आए होते तो अच्छा था। तो लेकिन आपने नाट्य गीत भी गाते हैं, नाट्य गीत से क्या अ, अभिप्राय? महाराष्ट्र में एक बहुत सुंदर परंपरा है नाटक, मराठी नाटक, और उसमें जो आर्टिस्ट होते हैं, उसके सबसे महान कलाकार हुए हैं सवाई गंधर्व जी, बाल गंधर्व जी, सॉरी। तो जो वो खुद ही एक फीमेल के वेश में, जो मराठी जो उसको साड़ी नऊवारी बोलते हैं, वो पहनकर सुंदर तैयार होके वो ही, और वो ऑन द स्पॉट गाते भी थे। तो वो संगीत नाटक बहुत बड़ी परंपरा एक हमारे महाराष्ट्र की है, और उसका एक बहुत सुंदर एक पिक्चर भी बनी, कट्यार काळजात घुसली, अगर आपने देखी, उसमें शंकर महादेवन जी ने बहुत सुंदर भूमिका निभाई है, गाए तो हैं ही वो उसमें, अच्छा, पर उन्होंने एक्ट भी फ़िल्म का उसमें। नाम एक बार फिर से बताइए, फ़िल्म का नाम क्या है? कट्यार कट्यार काळजात घुसली, ये कटियार वसंत, कट्यार काळजात का
कट्यार मतलब जो कटार है वो यहाँ पर घुसी, मतलब वो सुर हैं, कट्यार यानी वो सुर हैं सारे, तो वो अच्छा, यहाँ लगे, ऐसा उसका वो है। बहुत सुंदर पिक्चर आप देखिए, और वो वसंत राव देशपांडे जी जो थे, वो उसमें उनके बहुत सारे जितेंद्र अभिषेकी जी के, ये सब बहुत महान लोग हैं। मैं उनके नाम इतने आसानी से ले रहा हूँ, पर ये बहुत महान लोग हैं, इनका सब काम है उसमें। और वो एक बहुत रिच परंपरा है, मतलब उसके गीत दे आर एज़ गुड एज़ क्लासिकल म्यूज़िक, मतलब उसमें इतना। और वन्स मोर होते-होते मैं कहीं सुन रहा था, तो किसी एक जगह एक नाटक में एक गीत को इतनी बार वन्स मोर मिला कि उसे 15 बार उनको गाना पड़ा। ओह मैन! तो आप कोई एक थोड़ा सुनाइए ना उसमें से नाट्य जी, गीत। मैं आपको बहुत सुंदर एक नाट्य पद सुनाता हूँ। ये बहुत फ़ेमस है। जितेंद्र अभिषेकी जी का इसमें संगीत है। रे रे काटा रुते कुणाला, काटा रुते कुणाला, आक्रंद तात कोणी, काटारुते कुणाला, आक्रंद तात कोणी, मज फूलही रुतावे, मज फूलही रुतावे, हा दैव योग आहे ऋते कुणाला, काटा ऋते कुणाला। क्या बात! क्या बात! बहुत ही बढ़िया। तो आपने भारत के बहुत सारे राज्यों के जो लोक संगीत है, उसको जी, भी आपने थोड़ा-थोड़ा समीप से देखा, समझा है। जी, अगर आप अभी तो इंदौर से आए हैं, लेकिन मेरा संबंध राजस्थान से है वाह! और आप राजस्थान में भी सम्मानित भी हुए हैं। जी, जी, कोई ऐसी विशेष बात जो राजस्थानी के फ़ोक संगीत के साथ जुड़ी हुई, जो कि शास्त्रीय संगीत का और उसका भी एक कहीं पुल सा बनता है? बिल्कुल, बिल्कुल। कोई गायक जी। जी। हम लोग ऐसा सभी मानते हैं कि पहले लोकगीत थे और वहीं से हमारा शास्त्र डेवलप हुआ। तो लोकगीतों का तो बहुत बड़ा योगदान है हमारे संगीत में, और राजस्थान की जो ख़ास बात है, मुझे ऐसा लगता है, वो जो लोकगीत है वो राजस्थान का नहीं रहा, वो हमारे देश का यानी भारत का वो गीत बन गया। अगर हमें किसी को केसरिया बालम पधारो हमारे देश, जो गीत है, वो अब राजस्थान का नहीं रहा सिर्फ। उस गीत ने ऐसी एक पहचान है उस गीत की, उसमें अपने आप में इतना एक बात है कि वो पूरे देश का ही वो मतलब अब गीत बन के रह गया। तो आप देखिए एक लोकगीत की क्या एक वो हो सकती है कि जब वो होता है तो पूरा देश, अब आप कहीं भी बात निकालें, आप राजस्थान की बात निकालें, लोकगीत तो आपको सबसे पहले केसरिया बालम आता है, और फिर अगर आप अ, बाकी सुनते हो तो आता है। तो राजस्थान का तो बहुत रिच उनके इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी गायकी, वो जब मांगनियार जो उनका पूरा एक गाँव है। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए कि हमने हमारे फेस्टिवल में एक पद्मश्री कलाकार हैं अनवर खां साहब, उनको हमने उनके पूरी मांगनियार्स की टीम के साथ बुलाया था। हम लोगों ने अभी इस वर्ष हमने पूरी मांगनियार्स की टीम और पंडित विश्वमोहन भट्ट जी का एक हमने, तो लोकगीतों का तो एक अपना अलग रंग भी है और विश्व है, वो एक अपने आप में बड़ा विश्व है। बहुत ही बढ़िया। तो गौतम काले जी का धन्यवाद करके और बहुत सारी मंगल कामनाएँ उन तक पहुँचाते-पहुँचाते भी एक अंतिम प्रश्न के रूप में ये जो यात्रा आपकी रही अमेरिका की, और जी, यहाँ पर आप देखते हैं कि हम ऐसे एक नॉर्मल क्लीशेड में कहते हैं भई पाश्चात्य जगत, पाश्चात्य सभ्यता, पर यहाँ आपकी उपस्थिति में भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतने सुधी श्रोता आपको मिले, और कुल मिला के आपका अनुभव क्या रहा और यहाँ से क्या आप समझिए कि हर यात्रा में आप थोड़ा समृद्ध होते हैं, एक कलाकार के रूप में भी, अनुभव संपदा की दृष्टि से भी। तो क्या सार इस यात्रा का आपको लगता है? अ, जी, मेरी पहली यात्रा है यूएस की। पहली बार मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ और गा रहा हूँ, और मैं सच कहता हूँ कि जब मैं
गायन शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर मैं 4 मार्च को बॉस्टन में लर्नक्वेस्ट में मेरा पहला कार्यक्रम था, फिर उसके बाद मैं एमहर्स्ट कॉलेजेस थे वहाँ पर अलग-अलग सब होता रहा, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सब। शुरू के 10 मिनट ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी और देश में हूँ। उसके बाद मैं सच कहता हूँ जब-जब गाते वक़्त मेरी आँखें खुलती हैं और इधर-उधर मैं ऑडियंस की तरफ, तो मुझे यही लग रहा है कि मैं अपने भारत में ही इसकी प्रस्तुति कर रहा हूँ। इतना प्यार से, इतने प्रेम से, इतने सुंदर चेहरों के साथ वो लोग मेरा स्माइलिंग फेस के साथ पूरा गायन सुन रहे हैं। उनके पास एक ठहराव है, जब ऑडियंस के पास ठहराव आ जाता है, तो एक शास्त्रीय गायक को तो और फिर क्या चाहिए फिर? वो तैयार हैं बैठने के लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत मन में हो रही है, इसके प्रति मैं अपनी बहुत सारी शुभकामनाएँ जितने ऑर्गेनाइज़र्स और आप जैसे लोग हैं जो आज मेरे साथ संगीत पर चर्चा करने के लिए आपने यू हैव टेकन लॉट ऑफ एफर्ट्स कि आप हम ऑनलाइन आइए, हम आ रहे हैं, आप इसको सब अभी चल रहा है, एडिट, मिक्स सब होगा ही मुझे पता है। तो इतना जो सब यहाँ पर रहकर हो रहा है और ये कठिन होता है। मुझे ये 100% इन दिनों में पता लग गया है कि ये आसान तो नहीं है। ये कि हमने बस एक बटन दबा दिया और सब कुछ हमारे सामने। यहाँ सब लोग अपने घर का पूरा काम सब कर रहे हैं। मैं हर घर में यहाँ पे रुक रहा हूँ, देख रहा हूँ। उसके बाद उसके बाद आकर अपनी कला को आपने अमीर जी का जैसे नाम लिया, आप खुद भी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैं देखता हूँ। ये सब के बाद वो अपने पैशन को भी यहाँ पर वो सुनने का भी पैशन हो सकता है, ऑर्गेनाइज़ करने का भी पैशन हो सकता है। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है अभी तक और मैं आप सभी लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद दूँगा और कहूँगा आप लोग बहुत महान कार्य कर रहे हैं। हमारे हमारे कल्चर के लिए बहुत महान कार्य है और अपने भारत के जितने भी कलाकार हैं मैं उनसे कहूँगा, मैं समझता हूँ मैंने तो अभी कहा कि कमर्शियल्स आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर अ म्यूजिशियन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। पर अगर हम कहीं भी थोड़ा बहुत भी अगर सपोर्ट आप सब लोगों को जो दूर देश में बैठकर हमारे हमारे कल्चर के लिए काम कर रहे हैं और अगर हम कर सकें, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो गौतम जी का बहुत सारा धन्यवाद करते-करते आप सबका तो धन्यवाद है, आप हमारे साथ अब तक बने रहे उसके लिए और नहीं भी रहे तो थोड़ी-थोड़ी देर कभी भी देखा आपने तो भी धन्यवाद है। पर मुख्य बात ये है कि हम सब मिलकर एक साझी यात्रा जो मानवता की कर रहे हैं उसमें भारत भूमि का एक विशेष स्थान युगों-युगों से जो रहा है, जी, उस दृष्टि से भी जो हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा है, वो कहीं न कहीं मनुष्य के भीतर के ठहराव जैसा कि आप उल्लेख कर रहे थे, उसको जगाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और उस जी, दृष्टि से मेरा ऐसा विश्वास है कि बहुत जल्दी आप जब अगली बार पधारेंगे तो न्यूयॉर्क में भी आपको उसी स्थान पर या जो आपके गुरु जी के नाम से है, वहाँ पे परफ़ॉर्म करने का अवसर हो ऐसा भी सौभाग्य हो। जल्दी से ऐसा अवसर और हमें भी आपको वहाँ सुनने का अवसर मिलेगा। तो एक बार फिर से गुड़ सवारी और सुरों की सवारी सवारी तो नहीं कहना चाहिए, सुरों की साधना ही कहना ठीक है। तो सुरों की साधना करने वाले गौतम काले जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत आभार के साथ में मंगल कामनाएँ उनके प्रति और आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद।